यह प्रस्तुति एक पुस्तक श्रृंखला से तैयार की गई है जिसका शीर्षक है भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन और रूसी क्रांति के सबक। रूसी क्रांति के 100 साल श्रृंखला की आखिरी कड़ी। ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साम्राज्यवादी देशों के बदलते शक्ति संतुलन तथा स्वतंत्रता संग्राम के बदलते हालात में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी भूमिका कैसे तय की, यह हमारी चर्चा का मूल विषय है। यहाँ पार्टी की बुनियादी कमजोरी एक बार फिर दिखाई पड़ी। इस बार कमिंटर्न की 7वीं कांग्रेस के निर्णयों के पीछे इसे छुपाने की कोशिश हुई और साफ शब्दों में कहे तो दिमित्रोव के फांसीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे की थीसिस की आड़ में यह प्रवृत्ति आज भी मौजूद है। कई कम्युनिस्ट नेता आज भी इस प्रचार में लगे रहते हैं कि कमिंटर्न ने अपने वामपंथी भटकावों को 7वीं कांग्रेस में ठीक किया था, लेकिन कमिंटर्न ने मामले को इस रूप में नहीं देखा था। अपनी थीसिस पर बहस का जवाब देते हुए दिमित्रोव ने बदलती विश्व राजनीति में कमिंटर्न की कार्यनीति में बदलाव का उल्लेख किया था। ठोस परिस्थिति के ठोस विश्लेषण और तद अनुसार नीतियों में बदलाव के रूप में इसे देखा था। उन्होंने कहा, आज फासिस्ट प्रतिक्रांतिकारी मेहनतकश जनता के शोषण व उत्पीड़न की सबसे बर्बर सत्ता कायम करने की कोशिश में पूंजीवादी जनवाद पर हमला कर रहे हैं। आज अनेक पूंजीवादी देशों में मेहनतकश जनता सर्वहारा अधिनायकत्व और पूंजीवादी जनवाद के बीच चुनाव की परिस्थिति का सामना नहीं कर रही है, बल्कि वह पूंजीवादी जनवाद और फासिज्म के बीच चुनाव की मजबूरी में फंसी है। इस प्रकार आज हमारे सामने नई परिस्थिति मौजूद है जो पूंजीवादी स्थायित्व के दौर की परिस्थिति से भिन्न है। यह थी बदलती हुई परिस्थिति जिसमें कमिंटर्न की 7वीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली थी और पूंजीवादी जनवाद की रक्षा का आह्वान किया था। इतना ही नहीं, अपने उसी भाषण में दिमित्रोव ने इस बदलाव के अनुसार नीति को नहीं बदलने के लिए कई देशों के कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना तक की थी। कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों, खासकर जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की गलती थी कि वे इन बदलावों का जायजा लेने में विफल रहे और उन्हीं नारों व रणनीतियों को दोहराते रहे जो कुछ दिनों पहले तक सही थी। इस उद्धरण से 7वीं कांग्रेस के बारे में कमिंटर्न और दिमित्रोव की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसी परिस्थिति के आलोक में भारतीय कम्युनिस्टों की भूमिका का आकलन व विश्लेषण किया जाना चाहिए। उस समय भारत में जनवाद की स्थापना के लिए जरूरी था कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो, अन्यथा यह विवाद उसके लिए निरर्थक था। इस प्रकार गुलाम भारत में जनवाद बनाम फांसीवाद का प्रश्न परिस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता था, क्योंकि इसके निराकरण का अधिकार भारतीय पूंजीपति वर्ग के हाथ में था ही नहीं, लेकिन परोक्षतः वह 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द अपना प्रभाव छोड़ता था। संभावित विश्व युद्ध में फांसीवाद की विजय से भारत पर साम्राज्यवाद का शिकंजा मजबूत होगा। विश्व समाजवाद के गढ़ सोवियत संघ की पराजय से राष्ट्रीय मुक्ति का सपना चूर चूर हो जाएगा और फांसीवाद की पराजय तथा सोवियत खेमे की जीत से साम्राज्यवाद की पकड़ अंततः कमजोर होगी। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अधीन चला गया था। इस स्थिति के मद्देनजर कांग्रेस में भी बहस तेज हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बहस और कांग्रेस के अंदरूनी विभाजन की चर्चा की है। उनके अनुसार किसी भी देश का मुक्ति संग्राम अंतर्राष्ट्रीयता की उस स्तर की समझ हासिल नहीं कर सका था जो कांग्रेस नेताओं में देखी जा रही थी। लेकिन यहां भी एक खेमा ऐसा था जो स्पेन, चीन, अवसीनिया तथा चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों के जनवादी संघर्षों
के समर्थन में जाने से कतरा रहा था। उसे लगता था कि जर्मनी, जापान और इटली जैसे शक्तिशाली देशों को क्यों नाराज किया जाए। बेहतर है कि ब्रिटेन के हर दुश्मन का उपयोग स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में किया जाए। उनका इशारा सुभाष चंद्र बोस की ओर है, लेकिन वे यह भी दोहराते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन के कारण वे खुला विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी की दुविधा इससे कम नहीं थी। दिमित्रोव थीसिस से निकले सूत्रों में वह उलझ कर रह गई थी। अपनी वैचारिक कमजोरी के कारण पार्टी कार्यनीतिक लाइन और विचारधारा का अंतर नहीं समझ पा रही थी। उपर्युक्त थीसिस में केंद्रीय प्रश्न था कि उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों में कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर अपना नेतृत्व स्थापित करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पूंजीवादी पार्टियों के साथ सहयोग का उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। उस थीसिस में एक बात साफ थी कि इन देशों में साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा में कम्युनिस्टों के कामकाज का तरीका उस देश की ठोस परिस्थिति पर निर्भर करेगा। इस विषय पर बेहतर समझ के लिए उनके शब्दों को उद्धृत करना बेहतर होगा। उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों में साम्राज्यवाद विरोधी व्यापक संयुक्त मोर्चा के निर्माण में सर्वोपरि जरूरी बात है कि जनता के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की परिस्थितियों, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की परिपक्वता की अलग अलग मात्रा, इसमें सर्वहारा की भूमिका और जनता पर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव की समझ हासिल की जाए। इस मूल प्रस्थापना के आलोक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को उनका सुझाव इस प्रकार था। भारत में कम्युनिस्टों को सभी साम्राज्यवाद विरोधी जन कार्रवाइयों का समर्थन करना चाहिए, उनको विस्तार देना चाहिए तथा उनमें शामिल होना चाहिए। उन कार्रवाइयों को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो राष्ट्रीय सुधारवादी नेतृत्व में चल रही है। अपनी राजनीतिक सांगठनिक स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए उन्हें उन संगठनों के भीतर सक्रिय काम जारी रखना चाहिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेते हैं। यह काम उन्हें भारतीय जनता के ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी मुक्ति आंदोलन के संकल्प के साथ उन संगठनों में राष्ट्रीय क्रांतिकारी खेमा के गठन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए करनी चाहिए। इस उद्धरण में सुधारवादी संगठनों में कम्युनिस्टों के काम के उद्देश्य, तरीके और लक्ष्य बड़े साफ शब्दों में बताए गए हैं। सवाल है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की परिस्थिति व आंदोलन की परिपक्वता की सही समझ हासिल कर अपनी ठोस भूमिका का निर्धारण कर पाई? इस सवाल का माकूल जवाब खोजने के पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत के कम्युनिस्टों ने दिमित्रोव के दिशा निर्देश पर काम नहीं किया था। उन्होंने दत्त ब्रेडेल थीसिस के दिशा निर्देश पर काम किया था। इसके मुख्य शिल्पी रजनी पाम दत्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे भारतीय पूंजीवाद और चीनी पूंजीवाद के मौलिक अंतर को नहीं समझ पाए थे। वे नहीं समझ पाए थे कि डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में जारी पुराने 3 जन सिद्धांत और कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन के तहत 3 नए जन सिद्धांत के बीच काफी अंतर था और उसका वर्गीय अंतर्य सर्वहारा के हित में था। उन्होंने सतही सादृश्य के आधार पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के निजी हैसियत से कोमिंतांग के सदस्य बनने की नीति का अनुसरण करते हुए भारतीय कम्युनिस्टों को सलाह दी कि वे निजी हैसियत से कांग्रेस के सदस्य बने और उसे सही अर्थों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी मंच में बदल डाले। यह तुलना बेमेल थी, इसलिए इससे क्रांतिकारी परिणाम न निकल सकता था और न निकला। उनका यानी दत्त का दूसरा तर्क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदरूनी कलह के संदर्भ में था। उन्होंने इस तथ्य पर ज्यादा जोर दिया कि कांग्रेस में पूंजीपति वर्ग के दक्षिणपंथी
तथा वामपंथी तत्वों के खींच खींचतान पराकाष्ठा पर है। दक्षिणपंथी तत्व बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों, सांप्रदायिक तत्वों तथा अंग्रेजों के गुलाम प्रतिनिधियों से मिलकर मजदूरों, किसानों तथा प्रगतिशील तत्वों का रास्ता रोक रहे हैं। वामपंथी तत्व उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इससे उन्होंने बड़ा ही सतही निष्कर्ष निकाल लिया कि कम्युनिस्टों के शामिल होने से यह संतुलन बदलेगा और कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी सशक्त जन मोर्चा में तब्दील हो जाएगी। यहां भी वे गलत थे और अपने वामपंथी नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र नहीं समझ पा रहे थे। इस थीसिस का दीर्घकालिक परिणाम जग जाहिर है। दरअसल उस समय की परिस्थिति भी रजनी पाम दत्त के विश्लेषण से मेल नहीं खाती थी। 1930 से 31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनता के विद्रोही तेवर के साथ विश्वासघात के कारण कांग्रेस की सदस्य संख्या अयोध्या सिंह के अनुसार घटकर 5 लाख से नीचे चली गई थी। इस स्थिति में इसके शातिर नेतृत्व ने जरूरी समझा कि कुछ जनोत्तेजक नारे उछालकर जनता को आकर्षित किया जाए। दूसरी ओर उनकी बेलगाम आकांक्षा को लगाम लगाने के लिए कांग्रेस की नीति रीति में संशोधन भी किए गए। 1934 के संशोधन के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अब चुनाव नहीं होगा, अध्यक्ष सदस्यों को मनोनीत करेगा। साथ ही यह नियम बनाया गया कि जो कांग्रेस सदस्य हाथ का काता और हाथ का बुना खद्दर आदतन नहीं पहनता, जो महीने में कम से कम 500 गज अच्छा सूत नहीं काटता या उसके बदले में कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा निर्धारित हाथ का काम नहीं करता, वह कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हो सकेगा। इस पाबंदी के साथ कांग्रेस का अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उनके भाषण में समाजवादी तेवर के साथ साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा का आह्वान मुखरित हो रहा था। उनकी घोषणा की पूरी हवा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन के समय निकल गई। उसमें समाजवादी विचारधारा के 3 सदस्य लिए गए और बहुमत दक्षिणपंथियों का बना रहा। इसका नतीजा हुआ कि जब अध्यक्ष ने कांग्रेस में मजदूरों, किसानों, छात्रों को संगठित रूप में शामिल करने का प्रस्ताव वर्किंग कमेटी में रखा तो बहुमत से खारिज हो गया और उसकी जगह निजी हैसियत से शामिल करने की नीति स्वीकार की गई। उपर्युक्त कायदा कानूनों और प्रस्ताव की शर्त को देखने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता कि सन्यात सेन के नेतृत्व वाले कोमिंतांग और कांग्रेस के बीच कितना फर्क था। कोमिंतांग के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष व विजय प्राथमिक लक्ष्य था, लेकिन कांग्रेस के लिए अहिंसा, सूत, खादी, हाथ के काम प्राथमिक था और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष बाद की बात थी। इन शर्तों पर कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय न तो लेनिन की शिक्षा के अनुकूल था और न दिमित्रोव की प्रस्तावित नीति के। इस स्थिति की स्पष्ट समझ के लिए चीन के वांग मिंग के सुझाव पर एक नजर जरूरी है। उनका मानना था कि उपनिवेशों, अर्ध उपनिवेशों में मजदूरों, किसानों, निम्न पूंजीपतियों और पूंजीपतियों का एक मोर्चा होना चाहिए और कम्युनिस्टों को इसमें सामान्य जन की हैसियत से भाग लेना चाहिए। दिमित्रोव ने मंच में सर्वहारा नेतृत्व स्थापित करने के कार्यभार पर जोर दिया था, जो संगठन के लेनिनवादी सिद्धांत के अनुकूल था, लेकिन वांग मिंग के प्रस्ताव में इसका लेश मात्र तक नहीं था। कमिंटर्न ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी वे अलग हो गए और क्रांति विरोधी बन गए। रजनी पामदत्त की सलाह वांग की राय से मिलती जुलती थी। जिस समय कमिंटर्न की नीति की आड़ में दत्त अपनी नीति भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में घुसेड़ रहे थे, उस समय इस पार्टी के महासचिव पीसी जोशी, पूरनचंद जोशी थे।
ऐसा माना जाता है कि उनके नेतृत्व का काल स्वर्णिम काल था। उस समय पार्टी खूब फली फूली और किसान, छात्र, बुद्धिजीवी, संस्कृति सभी मोर्चा पर विकास हुआ। लेकिन यह भी सच है कि दूसरी पार्टी कांग्रेस यानी 1948 में उनकी नीतियों की जमकर आलोचना हुई। उन्हें महासचिव पद छोड़ना पड़ा और 1950 में उन पर जवाहरलाल नेहरू का एजेंट होने का आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन वे ज्यादा दिनों तक निष्कासित नहीं रहे। 1951 में वे फिर पार्टी में शामिल किए गए। 1964 में पार्टी की 7वीं कांग्रेस भाकपा के नीति निर्धारकों में एक बने। फिर भी उन्हें नेतृत्व में जगह नहीं मिली थी। स्वर्णिम काल के इस नेता की ऐसी दुर्गति क्यों हुई? पीसी जोशी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले थे और उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। यहीं वे कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रभाव में आए। इसके पहले उन पर जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी रुख का प्रभाव था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि नेहरू समाजवाद से प्रभावित होने के स्वांग 1927 से ही रचने लगे थे। उसी साल कमिंटर्न की देखरेख में ब्रसेल्स यानी बेल्जियम में आयोजित उत्पीड़ित देशों के साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और उसकी कार्यकारिणी में चुने गए। जोशी के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात है कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में उन्हें सबसे कम उम्र का महासचिव यानी 28 साल में होने का गौरव प्राप्त है। इसके पहले राजनीतिक कार्यकलापों में इनका योगदान बहुत कम था। उत्तर प्रदेश में मजदूर किसान पार्टी यानी अक्टूबर 1928 में गठित के माध्यम से सक्रिय थे और उसके महासचिव भी बने थे। उसी साल कोलकाता में आयोजित इस संगठन की अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में लिए गए। कानपुर के मजदूर संगठनों तथा इलाहाबाद में छात्र संगठन में उन्होंने भूमिका निभाई थी। 1929 में वे औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। अपने इन्हीं कामों के कारण वे ब्रिटिश साम्राज्य की नजरों में आए, मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्त बने और 1933 में जेल से रिहा हुए। पार्टी नेतृत्व की सूची में आने के लिए यह उपलब्धि काफी हो सकती है, लेकिन महासचिव बनने के लिए नहीं। तब सवाल उठता है कि डांगे, मुजफ्फर अहमद, जी अधिकारी जैसे अन्य अनुभवी नेताओं के रहते जोशी को यह जिम्मेवारी क्यों दी गई? इस सवाल का जवाब सुप्रकाश राय ने अपनी लेख श्रृंखला 1968 में देने की कोशिश की थी, जो जनवरी 2010 में रेडिकल इंप्रेशन कोलकाता की ओर से भारतेर कम्युनिस्ट पार्टीर इतिहासेर रूपरेखा नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। उनका मानना था कि एकीकृत पार्टी की घोषणा के बावजूद पार्टी क्षेत्रीय ग्रुप मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाई थी और जोशी इस विवाद में समझौता का बिंदु बनकर उभर रहे थे, जिनका प्रभाव सबसे कम था। इस विशेष परिस्थिति में उनकी कमजोरी ही ताकत बन गई थी। सुप्रकाश रॉय के अनुसार जोशी का समाजवाद नेहरू के निम्न पूंजीवादी मॉडल में व्यक्त होता था। उन्होंने जून 1950 में पार्टी से अपने निष्कासन के जवाब के समय स्वीकार किया था, मैं ऐसा व्यक्ति था जो बुद्धिजीवी होकर इतिहास के घटना चक्र में कम्युनिस्ट पार्टी के उच्चतम नेतृत्व के आसन तक पहुंच गया। तो भी उलझन बरकरार है कि घटना चक्र के प्रभाव में शिखर पर पहुंचे नौसिखिया व्यक्ति के नेतृत्व में तथाकथित स्वर्णिम युग का निर्माण कैसे हुआ। इसका जवाब उस समय की परिस्थितियों में खोजा जाना चाहिए। जिस समय पीसी जोशी पार्टी की कमान संभाल रहे थे, वह राजनीति में हलचल का दौर था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण, कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध, जुझारू क्रांतिकारी संगठनों में बिखराव तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके मुख्य लक्षण थे। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बीच साझी कार्रवाई की एकता इस दौर की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसी उपलब्धि पर आज भी
वाह वाह करने वाले लोग यह समझने की कोशिश नहीं करते कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों पैदा हुई और उसका चरित्र क्या था। इस बारे में इतिहासकार अयोध्या सिंह की टिप्पणी गौर करने लायक है। उन्होंने लिखा है, 1922 में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ विश्वासघात का परिणाम स्वराज पार्टी का जन्म था और 1934 के विश्वासघात का परिणाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म। स्वराज पार्टी को जन्म देने वाले दक्षिणपंथी थे, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म देने वाले थे वामपंथी। इसके वर्ग चरित्र के बारे में उनका मानना था कि वामपंथी राष्ट्रवादी पेटी बुर्जुआ वर्ग की पार्टी थी। दूसरी ओर उन्हीं के वर्णित तथ्यों से पता चलता है कि यह पार्टी विभिन्न किस्म के तत्वों की बेमेल खिचड़ी थी। उसके केंद्रीय नेताओं के साथ साथ बंबई, बंगाल तथा संयुक्त प्रांत के नेता चाहते थे कि कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा माने और कम्युनिस्टों से दूर रहे। लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कमेटियां वामपंथी रुझान की थी और कम्युनिस्ट विचारधारा को सही समझती थी। यह विभाजन मूल रूप में शुरू से मौजूद था, जिसे छुपाने के लिए दक्षिणपंथी कई हथकंडे अपनाते थे। जैसे उनके झंडे लाल होते थे, कॉमरेड संबोधन का उपयोग करते थे, वे विकेंद्रित समाजवाद की वकालत करते थे, विचारधारा में मार्क्सवाद स्वीकार करते थे, लेनिनवाद नहीं। दरअसल वे सामाजिक जनवाद और दूसरे इंटरनेशनल की संतान थे, लेकिन उस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय संस्करण का लेप चढ़ा लेते थे और मार्क्सवाद के मुखौटे में वे गांधीवाद का आचरण करते थे। आंदोलन के विस्तार के साथ यह खींचतान और तेज हुई तथा कम्युनिस्टों के साथ उनकी एकता टूट गई। लेकिन इस अंतःक्रिया के प्रभाव में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कई क्षेत्रीय नेता अपने दल बल के साथ कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए। यह पार्टी विस्तार का पहला स्रोत था। उस दौर में जुझारू राष्ट्रवादी संगठनों में भी बिखराव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बिखराव के कई कारण थे। ब्रिटिश सरकार के निर्मम दमन के कारण शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी व हत्या के फलस्वरूप स्थानीय संगठनों को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति का अभाव, जन आंदोलन की जरूरत का एहसास, कांग्रेस के भीतर खींचतान तथा कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में समझौता की संभावना के तहत आजादी की उम्मीद। इन विभिन्न कारकों के तहत ये आंदोलन बिखरे और उनके अलग अलग तत्व अपनी राजनीतिक सोच के अनुसार अलग अलग समूहों के साथ जुड़े। कुछ एक नए संगठन भी खड़े हुए। इस क्रम में कई लोग, जिनमें अधिकांश हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। यह संगठन के विस्तार का दूसरा स्रोत था। इस तरह कार्यकर्ताओं की संख्या में आई बढ़ोतरी से जनता के बीच काम करने की अच्छी परिस्थिति पैदा हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत राज्य में चुनाव होने और कांग्रेसियों के मंत्रिमंडल गठन से उस दमघोटू माहौल में थोड़ी राहत भी मिली। लेकिन अक्सर हाँ होता है कि हर विस्तार में कार्यकर्ताओं की जमात आती है तो अपने साथ पुराना वर्गीय दुर्गुण भी लाती है, जिसे पार्टी नेतृत्व को सुधारना पड़ता है और इसके लिए पार्टी में हमेशा वर्ग संघर्ष चलता रहता है। उस समय का पार्टी नेतृत्व सर्वहारा के राजनीतिक दृष्टिकोण से इस संघर्ष को चलाने में असमर्थ साबित हुआ। पार्टी गठन के समय जिस तरह की विजातीय कमजोरियां थी, वे बदली हुई परिस्थिति में नए रूप में प्रकट हुई। इस अर्थ में स्वर्णकाल के चकाचौंध के पीछे अंधकार युग के बीज पड़ रहे थे। यह बात दूसरे विश्व युद्ध और सत्ता हस्तांतरण के दौर में साफ हो गई। पूरी दुनिया में फासीवाद और औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद के विरोध में जन मोर्चा के निर्माण की अपील मुख्यतः इस युद्ध के खिलाफ कम्युनिस्टों और पूंजीवादी जनवादियों के संयुक्त संघर्ष को ध्यान में रखकर की जा रही थी।
लेकिन भारत में इस मोर्चे की रीढ़ कांग्रेस पार्टी थी, जो गांधी की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती थी। पार्टी के अध्यक्ष चाहे जो रहें, बहुमत हमेशा गांधी भक्त दक्षिण पंथियों का होता था। इस सच को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में इन शब्दों में स्वीकार किया है। वह कमेटी 1931 कांग्रेस में निर्वाचित असल में गांधी जी की बनाई हुई थी। अपने कुछ साथियों के सलाह मशवरे से उन्होंने इस कमेटी को नामजद किया था। उसके चुनाव की तो सिर्फ रस्म पूरी की गई थी। कांग्रेस की कार्यपद्धति के लिए यह बात आम थी। नेहरू के शब्दों में ही कमेटी में गांधी जी की चलती थी और सब लोग नेतृत्व के लिए उन्हीं की ओर देखते थे। यह था हर साल होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन की मुखौटे के पीछे का असली चेहरा। ऐसी स्थिति में साम्राज्य विरोधी सच्चे जनमोर्चा के निर्माण की स्थिति सिर्फ तब पैदा होती जब कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग अपना जनाधार इतना विशाल बना पाती कि वह कांग्रेस पर उसके सामने झुकने का दबाव बना पाती, जैसा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कर पाई थी।